ओम शांति एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब ने ग्रीटिंग्स तो दिया नहीं। गुड मॉर्निंग। बहुत इंटरेस्टिंग सभा है ये, क्योंकि वैसे देखा जाए तो आपका स्थान इधर है, लेकिन आज के लिए आप सामने बैठे हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना, क्योंकि टीचर्स हमेशा स्टेज पे होता है और बोलने की आदत होती है, ज़्यादा सुनने की आदत नहीं होती। तो आज हो सकता है कि अगले 1.5 घंटे के लिए थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि इतना कंटिन्यू सुनने की आदत टीचर्स को तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि टीचर्स हमेशा पढ़ाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। बट आज हम थोड़ी सी उस कैपेसिटी को अपने अंदर ज़्यादा धारण कर कर धीरज के साथ बैठेंगे। जब हमने प्रोग्राम शुरू किया तो एक बहुत प्यारा गीत बजा था। गीत की लाइन थी, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। सारे शब्द बहुत प्यारे हैं, लेकिन उसमें एक शब्द था ध्यान। ध्यान जिसको इंग्लिश में कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेट करना। तो जब हम छोटे थे तो स्कूल में जाते थे तो टीचर हमेशा पढ़ाई कराते समय कहती थी प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। आप भी कहते होंगे बच्चों को, कहते हैं ना? अच्छा, पीछे वाले मुझे दिख नहीं रहे हैं तो मैं थोड़ी सी खड़ी हो जाती हूँ। ओके, सो आई कैन कम्युनिकेट विथ एवरीबॉडी। तो जब हम छोटे थे तो टीचर्स हमें बार बार हर पीरियड्स में एक ही बात बोलते रहते, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट, ध्यान लगा के पढ़ो। तो एक बार पूछा टीचर से, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट? तो वही क्वेश्चन आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी कहते होंगे कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट करो। तो ये प्रश्न है, व्हाट इज़ कॉन्सेंट्रेशन? तो टीचर ने पता है उस समय क्या जवाब दिया था? ध्यान लगा के पढ़ना। अब ये तो उसका पर्यायवाची हुआ। कॉन्सेंट्रेशन मतलब ध्यान, ध्यान लगाना, पर उसका अर्थ क्या है? तो घर जाके पूछा, मम्मी पापा से पूछा, ये कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? क्योंकि टीचर पूरा दिन यही गाना गाते हैं, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट, पर बताते नहीं हैं कि कॉन्सेंट्रेट करना कैसे है। राइट और रॉन्ग? हाँ। तो मम्मी ने कहा पापा से पूछो। पापा ने कहा ध्यान लगाना, एकाग्र होकर पढ़ना, इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। पर ये तो पर्यायवाची हुआ दोबारा। पर कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है, वो क्या प्रोसेस है? तो उस चीज़ के लिए, और मैं समझती हूँ आप सब स्क्रीन पे मत देखो प्लीज़, उससे ना वो आई टू आई कांटेक्ट नहीं होता है, तो इतनी मज़ा नहीं आती। हम सब आई टू आई, फेस टू फेस कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है? तो फादर ने बोला टीचर को पूछ लेना। फिर दोबारा गए टीचर के पास, तो टीचर तो क्या पढ़ाते, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। इतने में बच्चा खड़ा हुआ, टीचर व्हाट इज़ कॉन्सेंट्रेशन? टीचर ने कहा आज डी फॉर डोंकी है, बैठ जाओ, इसका कोर्स बाद में। तो जब ये घटना घटती है कोई भी बच्चे के साथ, कि जब वो क्वेश्चन करता है और तब आप उसको सप्रेस करते हैं, तो उसके राइट हेमिस्फीयर की जो क्रिएटिविटी है वो सप्रेस हो जाती है, वहीं से उसका कंसंट्रेशन लैक होना शुरू हो जाएगा। सो क्रिएटिविटी कंसंट्रेशन के साथ कनेक्टेड है। तो हम बहुत सी ऐसी बातें स्कूल्स में बच्चों के साथ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनको बता दिया कि ये चीज़, पर उसका अर्थ नहीं समझाते हैं। पुस्तकीय ज्ञान बहुत देते हैं हम बच्चों को, लेकिन उसके साथ साथ वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के साथ साथ
हम जो भी उनको ज्ञान दे रहे हैं उसका एक एक का मीनिंग और उस स्थिति में स्थित होना भी सिखाना पड़ेगा। नहीं तो फिर बच्चा बड़े होकर के कंसंट्रेशन फिर भी आज तक नहीं पता होगा बड़ों को कि कंसंट्रेशन क्या है। सो आई आस्क यू, व्हाट इज़ कंसंट्रेशन? आप में से बताएंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ बोलती रहूं और आप सिर्फ सुनते रहें, है ना? क्योंकि मैं समझती हूँ एक टीचर कभी चुप तो बैठ नहीं सकता, इसलिए आप भी आंसर करेंगे और हम ये बातचीत कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ मैं लेक्चर देती रहूँगी। सो आप सबको इन्वॉल्व होना है और हम कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे जिसके थ्रू हम कुछ सीखेंगे। सो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू हाउ टू टीच स्टूडेंट्स, नो। मैं आपको ये नहीं सिखाने आई हूँ कि आपको बच्चों को कैसे सिखाना है, क्या सिखाना है, लेकिन मुझे उस जर्नी के दौरान, जो मेरी टीचिंग की जर्नी है, उसमें मुझे क्या करना है, मुझे कैसे जीना है। क्योंकि आज का जो आपका ये टॉपिक है, टीचर्स रोल मॉडल फॉर द फ्यूचर जनरेशन, आप एक ऐसी हस्तियाँ हैं जिसको देखकर स्टूडेंट अपने जीवन में कई सारी चीज़ों को धारण करते हैं। सो यू हैव अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आप बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल भी होंगे। तो आज हमें बस अपने बारे में देखना है। तो आप जो पढ़ाते हो, कंसंट्रेशन की बात बताते हो, प्लीज़ आप मुझे आज आंसर दे दीजिए, व्हाट इज़ कंसंट्रेशन? कोई बताना चाहेगा, शेयर करना चाहेगा? यस। मेरा मानना है कि मन की एकाग्रता से हमें पढ़ना चाहिए। जो बोलते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन करको आप, तो एकदम माइंड से उस पे सेटअप 100% वहीं पे फोकस होना चाहिए, नहीं इधर के उधर। But again, the focus is the synonyms of concentration. यहाँ पर मैडम वहाँ से हमको ये है कि मन की एकाग्रता से, एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन, वहाँ पे ही हमें फोकस करना है, अच्छी बात से 100% उसको देना है हमें। ओके, थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहेगा? यस प्लीज कम। आप जो भी कहना चाहते हैं प्लीज आगे आ जाइए। आप सब बहुत ज्ञानी बैठे हैं, इसलिए आई एम एक्सपेक्टिंग द ट्रूथ। ओम शांति। ओम शांति। मेरा कहना ये है कि ध्यान, हम ध्यान करते हैं, जैसे कि आपने बताया कि एक बिंदु है, अगर हमारा पूरा ध्यान हमारे केंद्र पर है तो आजू बाजू कहीं भी हमें क्या हो रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, कोई क्या कह रहा है, हमारा ध्यान वहाँ नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक केंद्र बिंदु पर होना चाहिए। जैसे कहते हैं कि एक बगुला अगर पानी में खड़ा है तो उसका ध्यान सिर्फ मछली पे होता है, और मछली पे ध्यान देता है कि जब भी मछली उसके देख ली, एक ही निगाह, बको ध्यानम। यही हम विद्यार्थियों को भी पढ़ाते हैं पंचलक्षणम में। तो पंचलक्षणम में एक लक्षण विद्यार्थी का है बको ध्यानम, बगुले के जैसे ध्यान। तो उसका ध्यान अगर सिर्फ मछली पर है और वो मछली पकड़ लेता है, जैसे अर्जुन का ध्यान, मछली तो सबको दिखाई दे रही थी, लेकिन मछली का जो सिर्फ आंखें को विदित करना था, अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। तो हमारा भी ध्यान सिर्फ और सिर्फ वैसे ही केंद्र बिंदु पर होना चाहिए। जैसे कि हम एक बार और उदाहरण हमें याद आता है। लेकिन ये अभी भी वही आप कह रहे हो कि आप पढ़ाई पे ध्यान दो, बस एक केंद्र पे ध्यान दो, पर वो कैसे करना है ये विधि सिखाइए। ये विधि को हम तो इतना नहीं बता सकते हैं जैसे आप बता सकते हैं, लेकिन हमारा यही सोचना है कि हम जैसे परमात्मा में एकाग्र होकर मन के स्थिति को केंद्र कर उस ध्यान में लगाएंगे, तब जाके हमारा मन और चित्त एकांग अपनी इंद्रियों को वश में कर और हम अपना मन को केंद्र में लगाएंगे, तब वो साकार हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? उनको दीजिए। ओम शांति। ओम शांति। एक्चुअली मैम ने बहुत अच्छे से बताया। यस। और मैं भी यही कहना चाह रही थी कि ध्यान मीन्स मन और बुद्धि
एक साथ एक बात पे एकाग्र हो जाए, यस, तो उसको हम बोलेंगे मन जहाँ है वहीं बुद्धि यदि लग जाए, यस, और बुद्धि जहाँ है वहीं मन लग जाए, तो दोनों जब कंबाइंड हो गए एक ही पॉइंट पे, हाँ जी, तो दैट विल बी, उसको हम बोलेंगे कि ध्यान। ओके। इसी को रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि मन क्या है और बुद्धि क्या है? एक्चुअली मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। मन Thank और you so बुद्धि much. आत्मा के Thank you so much. पार्ट है। अच्छा आंसर था, काफ़ी क्लोज था, बट स्टिल अभी भी इतनी क्लैरिटी लग रही है आपको कि और कुछ होना चाहिए इसमें ऐड? और कोई शेयर करना? यस प्लीज़। द क्वेश्चन इज कॉन्सेंट्रेशन क्या है? हाँ, मुझे ये बताया गया कि मुझे इस पंखे को देखना है, ठीक है, बट एकाग्र में कैसे होएंगी? क्योंकि हमारा तो ध्यान भटकता है ना, इसलिए कहा जाता है कॉन्सेंट्रेट करो। तो उसकी मेथड क्या है? व्हाट इज़ द प्रोसेस? दैट इज़ माई थिंकिंग। आपने बोला कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता सब एक ही चीज़ है, बट आपका क्वेश्चन है कि उसको क्या है उसका मीनिंग। तो मेरा है कि उसको कनेक्ट करो आप। किसको कनेक्ट करना है? अपने जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको आप कनेक्ट करो मेडिटेशन द्वारा। ओके, तो फिर कनेक्टिविटी आपकी जो आपकी आत्मा से, फर्स्ट तो आपको जानना कि हु आर यू। जब हमें मालूम हो जाएगा कि हम कौन है, पहले हमें अपने ऊपर ध्यान देना, एकाग्रत होना है, तब हम कनेक्ट हो पाएंगे अपने आप से, और तब हम लोग किसी दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, दैट इज माई। थैंक यू सो मच, वेरी ट्रू। बट क्या 1-2 कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा मेडिटेशन समझ पाएगा? तो उसे कैसे समझाएंगे? यस प्लीज। हाँ जी, देखिए ये बहुत वंडरफुल टॉपिक है, क्योंकि इसी चीज़ को लेकर हम, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे 12th में पढ़ रहा है, चाहे यूनिवर्सिटी में है, ये चीज़ पढ़ाई में भी इतनी काम आती है, हमारी अपने जीवन के लिए भी इतनी काम की है, और ओवरऑल लाइफ के लिए कंसंट्रेशन मतलब एक चीज़ के ऊपर अपना पूरा लक्ष्य केंद्रित होना, तो वो कैसे करेंगे? यस प्लीज़। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ध्यान, जैसे आपने कहा प्रयास शब्द है उसका। विजुअलाइजेशन, जैसे आपने कहा ए फॉर एप्पल, तो उस बच्चे के दिमाग में एप्पल का चित्र जब आएगा तो उसका ध्यान उसी एप्पल जो है वो उसका रंग, उसका रूप, उसका आकार, उसके इर्द गिर्द उसका घूमेगा, तो उसका ध्यान और उसके मन जो है वो कहीं और नहीं भटकेगा। तो ये कंसंट्रेशन हो सकता है। जैसे आपने कहा पंखा, जब मेरी नज़र पंखे पे जाती है तो मेरा ध्यान वहाँ पर गया और कहीं पर नहीं गया। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी कि मैं जहाँ हूँ वहाँ पर मेरा पूरा ध्यान वहाँ पर है। जैसे आपने कहा मन और बुद्धि 2 अलग चीज़ें हैं, तो मन चंचल है, जैसे हवा की तरह वो चंचल है, लेकिन बुद्धि जो है उसमें आने वाले विचारों को फिल्टर करती है, यानी कि क्या सही है क्या गलत है, वो बुद्धि का काम है। तो बुद्धि, जो मन है वो भटकेगा और बुद्धि उसको खींचेगी कि भाई नहीं यहाँ आना है, तो ये बुद्धि का काम है। यानी कि कोई भी कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी बोलता है तो मेरा मन उसको सुनेगा या उसकी तरफ एक बार जाएगा, बुद्धि उसको वापस लाएगी कि नहीं ये यहाँ नहीं, आपको इस बात पे ध्यान देना। ठीक है, तो ये बुद्धि का तराजू के जैसे जैसे वो तोलता है, तो सही क्या गलत क्या उसको फिल्टर करेगा। और मन तो चंचल है, मन तो वेगवान है पवन की तरह, वो कहीं पर भी जाएगा, उस पर अंकुश लगाना बुद्धि का काम है। और कंसंट्रेशन जो है, जहाँ पर आपने जैसे मुझे सामने वाला मुझे कुछ कहता है और मैं वो सुनती हूँ और उस शब्दों का जो है चित्रित मतलब मेरे दिमाग में चित्र उभरता है, बिल्कुल उसी पर मेरा जब वो फोकस होता है तो उसको कंसंट्रेशन कहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब सबके आंसर कहीं ना कहीं राइट है, बट उसका एक जो है पहलू जिसको हम समझे, इंस्ट्रक्शन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जब आप कहते हैं, हम मेजॉरिटी इंस्ट्रक्शन बच्चों को क्या कह देते हैं, ये नहीं करना, जो करना है वो नहीं सिखाते हैं, ये नहीं करना। जैसे कि एक बार अब्दुल कलाम जी सुनाते थे कि वो और उनकी बहन दोनों पेड़ पर चढ़े हुए थे और
कुछ हवा के झोंके से दोनों एकदम से गिरने की हालत में है और दोनों ऐसे लटके हुए हैं। और उसी समय उनकी मम्मी आती है और कहती हैं, देखना, छोड़ना नहीं, छूटना नहीं चाहिए। और उनके पिताजी आकर वही इंस्ट्रक्शन देते हैं, कहते हैं, देखना, पकड़ के रखना। इतना फ़र्क है, समझ आया? ये इतना सा फ़र्क है, छोटा सा फ़र्क। तो हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मेजॉरिटी, जैसे मैं कहूँगी आप इधर नहीं देखना, तो सबकी नज़र वहीं जाएगी, है ना? तो कंसंट्रेशन के अंदर हमारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो बहुत 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 प्योर एंड क्लैरिटी करने वाली होनी चाहिए। वैसे कंसंट्रेशन की बात बहन जी ने बहुत अच्छी बताई, मन और बुद्धि, जिसको हम लेटर ऑन आगे समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब खड़े हो जाइए, उसका टेस्ट करते हैं, ठीक है? दो दो की पैर में, दो की पैर में रहिए, एक दूसरे का पार्टनर चूज कर लीजिए। सबके अपने अपने पार्टनर्स मिल गए? पक्का? अच्छा, हाथ पकड़ के ज़रा अपने पार्टनर्स को ज़रा दिखाइए। सबको पार्टनर्स है? सबको? तो जो नहीं है वो एक दूसरे के साथ आप आ जाओ, जो नहीं है वो थोड़ा यहाँ अकेले हैं भाई साहब, एक एडजस्ट कर लो। ओके, सबके पास पार्टनर है? कोई है जिसके पास नहीं है वो हाथ उठाओ, जो नहीं है वो हाथ उठाओ। सबके पास है? ओके। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? आप लोगों को, आपके पास कितनी उंगलियां हैं? 10। तो मैक्सिमम आप अपने दोनों हाथ की 5-5 उंगलियां खोल सकते हैं और मिनिमम 1। तो आप लोगों को पहले टर्न हो जाना है, मतलब वो वाला सीन कुछ कुछ होता है वाला, टर्न हो जाइए। ओके, एक दूसरे को पीठ दिखानी है। टीचर्स, आप स्टूडेंट को साइलेंस के लिए बोलते हो, आप कैसे इतना शोर कर सकते हो? ओके, अभी मैं जैसे ही कहूँगी 1 2 3 गो, आपको टर्न होना है और उसके बाद आपको एक दूसरे को फिंगर्स दिखानी है, चाहे 2, मतलब दोनों हाथ की खोलनी है, ठीक है? यहाँ 2 और यहाँ 3, या यहाँ 1 और यहाँ 4, इस प्रकार से आपको फिंगर्स दिखानी है। सामने वाला भी इसी प्रकार से आपको कोई भी डिजिट गिन के फिंगर्स अपनी खोलेगा और जो पहले गिनकर आंसर करेगा वो विनर है। मतलब आपकी और आपके पार्टनर की टोटल फिंगर्स कितनी होती है उसको आपको काउंट करना है। रेडी? समझ आ गया या अभी समझ नहीं आया? अंडरस्टूड? चलिए, रेडी हो सब? यस और नो तो कहिए। ओके, 1 2 3 गो। कौन कौन जीत गया हाथ उठाओ। अच्छा, दोबारा करें? चलो फिर से। देखो, आप उसको कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए कैसे भी कुछ चीज़ कर सकते हो, ठीक है? सामने वाले को कंफ्यूज करने के लिए मैंने देखा एक जन, पता है, ऐसे ऐसे नहीं कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था। चलिए, रेडी? 1 2 3 गो। अच्छा, दोनों बार कौन जीत गया? वाह, फिर से करते हैं, हम 5 बारी करेंगे, ठीक है? 3rd टाइम। चलिए, कुछ सोचिए ताकि आप जीत सको। देखो, दिस इज द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। अब इस मेथड से हमें सीखना है। आप में से ही कोई आकर बताएगा कि इससे हमने क्या सीखा। 1 2 3 गो। अच्छा, तीनों बार जीतने वाले हाथ उठाओ।
क्या बात है। अभी एक चांस देना चाहिए उनको, सामने वाले को दे। चलिए फिर से अगेन, रेडी, 1 2 3 एंड गो। थैंक यू सो मच। प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर यू। बैठ जाइए। ओके, सो नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, आप में से कौन कौन थे जिन्होंने चारों बार जीता है? चारों बार जीतने वाले। अच्छा, 3 बार जीता हो और एक भी बार नहीं जीता, वो हाथ उठाओ, शान से उठाओ। ओके ओके फाइन। नाउ इस एक्सरसाइज से क्या सीखा? कौन शेयर करना चाहेगा? कोई शेयर करेगा? प्लीज आगे आ जाओ फटाफट से। क्या सीखा आपने? सी द लिटल थिंग्स जो हम पूरी ज़िंदगी में करते हैं, खेल खेलते हैं, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। और जो टॉपिक पे हम डिस्कशन ऑलरेडी कर रहे हैं उसी के रिलेटेड ये गेम है। सो नाउ टेल मी, क्या सीखा आपने? ओम शांति। मैम आप पीछे हो। नहीं कोई बात नहीं। मैम पहली बात तो मैंने ये सीखा कि आपने पूछा ध्यान क्या है, तो ध्यान और रुचि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब तक इस गेम से क्या सीखा आपने? मैम इस गेम से यही सीखा कि जब तक हमारी रुचि किसी चीज़ में नहीं होगी तब तक हमारा ध्यान नहीं होगा। आप कितनी बार जीते थे? मैम 2 बार। 2 बार जीते। और जीतने के लिए आपने क्या किया? मैम कुछ नहीं, बस हम उनके फिंगर पे ध्यान रख रहे थे और अपने फिंगर पे, मतलब ध्यान उनकी फिंगर्स पे था। हमारे भी था कि हम कितना उनको दिखाने वाले हैं, और फिर साथ में हम ये भी सोच रहे थे कि वो शायद कितना करेंगे। मैं झट से पीछे देख के उनकी फिंगर्स पे ही मेरा ध्यान गया। तो मेरा तो पता ही था कि मैं तो 2 करने वाली हूँ, उनको 2 दिखाने वाली हूँ। अच्छा। फिर मेरा ध्यान तो अपना पहले से काउंट करके रखा था? हाँ, कि मैं तो उनको 2 ही दिखाऊंगी ऐसा। हाँ। अच्छा, तो सिर्फ उनकी गिनती करनी थी अभी? हाँ, मेरे ध्यान में था कि हाँ मैं 2 दिखाने वाली हूँ। अभी मुझे उनका सोच रही थी कि वो कितना दिखाएंगे। मैं झट से पहले उनकी फिंगर ही देख रही थी कि वो कितना दिखाए। तो मेरी नज़र उन पे तुरंत ही गई। तो मेरा 2 था, उनका 5 था। फिर मैंने तुरंत झट से गिन लिया कि तो 7 है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। थैंक्स मैम। ओम शांति। इस गेम से मुझे ये शिक्षा मिली है कि रिपीटेशन गेट विनिंग। अगर आप कोई काम बार बार करोगे तो आपको उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। एनीबडी एल्स? ओम शांति एवरीवन। कंसंट्रेशन मतलब मेरे मीन से सबका अपना अपना होता है। अगर आप छोटे से बच्चे को समझाने जाएं तो शायद वो उतना लेवल में नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें कि बार बार रेपिटेशन, ये फर्स्ट, एंड सेकंड, आप किसी चीज़ को कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे बना देते हो। अगर आपने किसी बच्चे को ऐसे एप्पल ही सिखाया या जो भी सिखाया, लेकिन इस इंटरेस्टिंग वे से, कोई क्रिएटिव तरीके से आपने सिखाया, तो उसका पूरा कंसंट्रेशन उसी पे रह जाता है। बट इस गेम से आपने क्या सीखा? इस गेम से सीखा, एक तो फन के साथ अगर आप कुछ चीज़ सीखते हो। ऐसे क्या सीखा? फन के साथ सीखा, पर कुछ तो सीखा। ऑफ कोर्स कंसंट्रेशन। क्या कंसंट्रेशन सीखा इसमें? मतलब आपने जीतने के लिए क्या किया? सबसे पहले तो वही सेम कि हमने अपनी पहले से ही काउंट करके रखी हुई थी फिंगर्स, और हमें मतलब इतना कंसंट्रेशन था कि सामने वाले की फिंगर्स पे हमें ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। ओके। तो उस अकॉर्डिंगली हमने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस गेम में एक चीज़ थी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, राइट? प्रेजेंस में रहना है, और उसके लिए मन का काम होना बहुत ज़रूरी है। तो बहन जी ने कहा बच्चों को नहीं सिखा सकते कंसंट्रेशन। दैट इज़, आई एम सॉरी, आई एम नॉट अग्री विथ इट, क्योंकि बच्चों को बचपन से सिखाया जा सकता है वो चीज़। मन को शांत कैसे करना है?
तो जैसे पहले गीत में शुरुआत में ही हमने बहुत प्यारे से गीत, उसके सारे शब्द इसी के ऊपर थे। तो आगे जाकर हम इस सेशन में सीखेंगे कि मन के विचारों की गति जो है ना, वो जैसे धीमी होती है। तो हमने ये सेशन स्टार्ट करने से पहले जो कमेंट्री से गाइडेड मेडिटेशन किया, उसमें आपको क्या कहा गया? काम होना है, रिलैक्स। मतलब मन के विचारों की गति को क्या करना है? धीमी करना है। आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? ओवर थिंकिंग। रुकता ही नहीं है। छोटे छोटे स्कूल के बच्चे ये कह रहे हैं, आई एम डिप्रेस्ड। हमारे मम्मी पापा के ज़माने में तो ये शब्द भी नहीं था, डिप्रेशन। स्ट्रेस भी शब्द नहीं था। स्ट्रेस सिर्फ फिजिक्स में पढ़ा है, जीवन में नहीं था। लेकिन कुछ सालों के अंदर ये चीज़ अब बच्चों के जीवन में आने लगी है। और इसका कारण क्या है? मन की शांति नहीं है। मन की शांति मीन्स, मैं इतना भारी शब्द यूज़ नहीं करना चाहेंगी, बट देयर आर सो मैनी थॉट्स, चैनल चल रही है, एक के बाद होता है ना, कई बार रुकता ही नहीं है। बहुत सारे थॉट्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं और इसकी वजह से हम देख रहे हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के बच्चे मन डिस्टर्ब होने की वजह से पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते। जो सोचा है कि हम ये बनेंगे, ये अचीव करेंगे, कर नहीं पाते, क्योंकि हम टीचर्स ने उनको सक्सेस क्या है वो बताया नहीं है। व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस इज नॉट समथिंग व्हाट आई अचीव। मैंने ये डिग्री ले ली, मैं डॉक्टर बन गई, मैं साइंटिस्ट बन गई, दैट इज नॉट सक्सेस। व्हाट इज सक्सेस? क्या परिभाषा है सक्सेस की? हमें लगता है कुछ मिल गया जो सोचा था, दैट इज सक्सेस। वो सक्सेस है ही नहीं। अचीविंग इज नॉट सक्सेस। तो सक्सेस क्या है ये हमने कहीं ना कहीं बच्चों को बताया ही नहीं है। और उनको ये लगता है कि हर क्लास में फर्स्ट आना, कोई बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर लेना, बहुत बड़ा कुछ पद प्राप्त कर लेना, दैट इज सक्सेस। और इसीलिए हम उसी दिशा में बच्चों को प्रेरित करते हैं। और परिणाम स्वरूप, क्योंकि आजकल इतने सारे डिजिटल उपकरण आ गए हैं कि वैसे भी वो देख देख कर सबके मन की स्थिति तो डामाडोल है। मन कंसंट्रेट नहीं हो रहा क्योंकि मन में ऑलरेडी बहुत सारे ख्याल बाहर के कंटिन्यूसली चल रहे हैं। तो पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा बच्चों का। और हम उनको सिखाते भी नहीं कंसंट्रेट कैसे करना है, सिर्फ बोलते हैं कि कंसंट्रेट करो। तो कंसंट्रेशन के लिए मन के विचारों की गति धीमी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। चाहे फिर हम वो स्कूटर चला रहे हैं, चाहे फिर हम वो गाड़ी चला रहे हैं, अगर बहुत सारा सोचते सोचते हुए व्हीकल चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? संभावना है। और काम होकर चलाएंगे तो जो लक्ष्य है उस पर हमारा ध्यान रहेगा। दिस इज कंसंट्रेशन। तो प्रोसेस है उसकी, सबसे पहले अपने थॉट्स की जो गति है, जो फास्ट चल रहे हैं, उसको स्लो डाउन करना। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, सबसे पहले तो बिकॉज हम रोल मॉडल है, तो ये चीज़ को हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? थॉट्स को स्लो डाउन करने का तरीका बताइए, किसी को पता है? थॉट्स को स्लो डाउन करने का तरीका देखो, स्कूल में गणित पढ़ाते हैं, विज्ञान पढ़ाते हैं, इतिहास पढ़ाते हैं, वो औरंगजेब कब आया वो सब पढ़ाते हैं, जो बड़े होकर कोई काम में तो वैसे आने वाला नहीं। मेरे जीवन में तो कभी काम नहीं आया कि ताज क्यों बनाया था, मुझे क्या उस ताज से। चलो ठीक है, बट ये वो हिस्ट्री पढ़ी, ठीक है, लेकिन ये सब कुछ पढ़ाते हुए बच्चों को ये सिखाना होगा आपको सोचना कैसा है। ठीक है, बनना क्या है वो बता दिया, लेकिन वो बनने के लिए जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो है, क्योंकि देखो मनुष्य जो शब्द है ना, उसका जो अगला अक्षर है वो मन से है। मन से मनुष्य है, इसलिए नाम है मनुष्य, क्योंकि मनुष्य जीवन का पूरा आधार उसके मन पे है। चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन में है,
और स्पेशली क्योंकि आज एजुकेशन फील्ड के हम सब बैठे हुए हैं, तो मन के ऊपर हमें बहुत बहुत ज़्यादा स्टडी करने की आवश्यकता है, क्योंकि विचारों की गति धीमी नहीं है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मतलब फास्ट होता जा रहा है। थॉट्स का जो एक के बाद जो थॉट्स क्रिएट करता है मन, उसकी स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। वैसे नॉर्मली साइंस के हिसाब से, मेडिकल साइंस कहता है कि पर डे इंसान मन में 40,000 टू मैक्सिमम 50,000 जो नॉर्मल है वो थॉट्स क्रिएट करता है पर डे, बट दिस इज़ नॉर्मल रेशियो। बट आजकल कोई नॉर्मल तो है नहीं, और यहाँ भी सारे अबनॉर्मल ही बैठे हैं, क्योंकि साइंस के रिसर्च के अनुसार आज के समय में मनुष्य के मन के विचारों की गति 80,000 क्रॉस कर चुकी है पर डे। एंड दिस इज़ द रीज़न बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स एंड द यंगस्टर्स, ऑल ऑफ यू। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सोचा था मुझे IIT में जाना है, मुझे ये क्रॉस करना है, मुझे वो गोल क्रॉस करना है, और वो नहीं होता। हम हर दिन न्यूज़पेपर में ये सुनते या पढ़ते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, हैंग करते हैं। अभी अभी एक केस आया था बैंगलोर का, एक बच्ची बहुत ब्रिलियंट थी, बहुत अच्छा स्टडी में थी, यूनिवर्सिटी टॉपर थी, एक छोटी सी बात में उसने अपने आप को हैंग कर लिया। बात में कुछ नहीं था, उसकी जो फ्रेंड थी वो कुछ किसी और के साथ मिली हुई थी जो इसको पसंद नहीं करती थी, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया फेसबुक के ऊपर उसने इस लड़की के बारे में कुछ ऐसा लिखा विच वॉज नॉट राइट पब्लिकली, और इसको इतना उस दिल पे उस बात को ले लिया, और उसने फिर पोस्ट किया आई हेट यू, और रूम में जाकर उसने हैंग कर लिया। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन अब कैपेसिटी नहीं रही है यंगस्टर्स की, स्टूडेंट्स की। वाई? व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि मन की शक्ति घट रही है। एक इक्वेशन को आज समझते हैं, जितना थॉट्स ज़्यादा चल रहे हैं इतनी उस थॉट्स की क्वालिटी डाउन, जितने थॉट्स कम चल रहे हैं, स्लो डाउन है, उतनी उस थॉट्स की क्वालिटी एलिवेटेड है। महान बनते हैं जो लोग, जितने भी महान विभूतियाँ हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद है, अब्दुल कलाम जी है, हमारे प्रधानमंत्री देखो नरेंद्र मोदी जी, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले 2-3 घंटे सिर्फ वो मेडिटेट करते हैं जस्ट टू काम डाउन। उनके जितना काम तो हम नहीं करते। वो तो 1 घंटे में इधर, दूसरे घंटे में किसी और शहर में, किसी और देश में, पूरे विश्व में कितना काम है, तो उनके ऊपर तो कितना सारा लोड है, बट स्टिल ही इज स्टेबल। रीज़न? मन के विचारों को स्लो डाउन करने की विधि आती है। तो आप लोगों की जिम्मेवारी है कि आप जितना भी स्टूडेंट्स को जो भी सिखाते हो, किताबी ज्ञान सिखाओ, लेकिन उसके साथ साथ उनको सोचने का तरीका सिखाना पड़ेगा, कैसे सोचना है। और उसके लिए आज हम सीख लेंगे ताकि हम उनको सिखा सके। और इसके साथ साथ सबसे पहले स्लो डाउन कर। अच्छा, ये जो थॉट्स बार बार इतने ज़्यादा फास्ट आ रहे हैं, उसका रीज़न क्या है ये खोजना पड़ेगा, क्योंकि वो पता चलेगा तो हम उस चीज़ को ब्लॉक करेंगे ताकि हमारे थॉट्स जो वो फास्ट चल रहे हैं वो स्लो डाउन हो। तो आप में से कोई बताएगा कि ये अचानक कुछ सालों से ये ओवर थिंकिंग की जो बीमारी है जो हर एक के अंदर आई है, उसका कारण क्या हो सकता है? ये ओवर थिंकिंग जो हो रहा है, सबको नींद नहीं आती। हाँ जी प्लीज। मल्टीमीडिया, यस। और पेशेंस नहीं है, ओके। और यस, कंपटीशन है, और हाँ प्रेशर है, ओके। मल्टीटास्किंग तो एक बात कहूँ, हमारे घर की मम्मियाँ तो सबसे बड़ी मल्टीटास्किंग है।
लेकिन फिर भी वो सब कुछ अच्छे से संभाल लेती है। हाँ, तो वो आज अभी के एरा में, पहले के ज़माने में नहीं था इतना, बट वो कारण क्या है कि अभी ये चीज़ आ गई है। डिप्रेशन, टेंशन, ओवर थिंकिंग, नींद नहीं आना रात को, छोटे छोटे बच्चे रात को नींद की दवाई लेकर सोते हैं। यस प्लीज़। एग्जैक्टली, ट्रू, यस। आई एम सॉरी, आई एम नॉट। कोई पास करेगा? कंपैरिजन, ओके फाइन, यस। टारगेट मीन्स, अच्छा ओके, यस प्लीज। पास करना, क्या कह रहे हैं? सॉरी, एक्सपेक्टेशंस, ओके फाइन, एक्सपेक्टेशंस। बहुत इजी एक बात बताऊं, एक दो लोगों ने उसका बहुत राइट आंसर दिया है। आजकल रील का ज़माना है। रील्स आप भी बनाते होंगे। रील्स कितने सेकंड्स की बनती है ज़रा बताएंगे? 30 या 60? पहले 60 की थी, अभी 30 हो गई है ना? क्योंकि अभी 60 सेकंड्स भी कोई रुकता नहीं है। हमें जब मोबाइल ऑन करते हैं, हमारे वहाँ एक कंस्ट्रक्शन साइट, जैसे हमारा आश्रम बन रहा है, तो उस कंस्ट्रक्शन साइट पे जो मज़दूर लोग थे, तो मैं ऐसे ही एक दिन विज़िट कर रही थी। छोटू सा बच्चा, मतलब मुश्किल से 1.25 साल का बच्चा था, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया था और उसके मम्मी पापा काम कर रहे थे, और वो उसकी मतलब स्टाइल देखो, बहुत फास्ट रील प्ले करने की हमारी आदत, क्योंकि साइंस ने ऐसा हमारे पास माया का ये साधन दे दिया है, फटाफट से हम एक गाना 4 मिनट का भी पूरा सुनते नहीं हैं। गाना छोड़ो, घर में टीवी चालू करोगे, रिमोट हाथ में ही रहता है, एक चैनल पे भी हम 1 मिनट नहीं रुकते हैं, फटाफट फटाफट चेंज चेंज चेंज, क्योंकि साइंस ने इतना दे दिया है। लेकिन मेरी चॉइस है कि मुझे उसको कैसे यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है। पहले के ज़माने में इतने सारे फील्ड नहीं थे एजुकेशन के। मुश्किल से शहर में 1 या 2 कॉलेज हुआ करती थी जिसमें एडमिशन मिलता था। आजकल हर एक गली के बाद एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज है, और इतनी सारी फील्ड है, अभी इतना वास्ट हो गया है एजुकेशन कि जिसमें जाना चाहो उसमें जाओ। पहले तो कितना था, पीटीसी करो, एमबीबीएस करो या फिर बीकॉम करो, ख़त्म हो गई, इतने में ही ज़िंदगी घूम फिर के वो बन जाते थे। पर उस समय ना बहुत रिलैक्स थे सब, थे कि नहीं? जूम नहीं था उस समय, ऑनलाइन एजुकेशन नहीं था, हमारे घरों में उस समय एसी भी नहीं थे। उस समय टीवी में जो सीरियल्स चलती थी वो आज की तरह नहीं कि सुबह जो सीरियल चली उसके 3 बार तो एपिसोड रिपीट होते हैं दिन में, और आजकल तो ये आ गया है कि आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो टीवी में। उस समय तो पूरे हफ्ते में 1 बार महाभारत चलती थी, सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर वो एक दिन देखते थे, बात खत्म, फिर पूरा हफ्ता अपने अपने में बिजी होता था ऐसा। तो जितना कंटेंट बाहर का डिजिटल कम था, सुविधा भी नहीं थी इतनी, स्कूल भी हाई फाई नहीं थे। आजकल तो स्कूल भी 5 स्टार जैसी बन गई है, बच्चों को बैग लेके भी नहीं आना है, सबका अपना अपना बॉक्स होता है, लंच भी मिल जाता है, सब कुछ मतलब बाहर से सब कुछ ऊपर 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 गया है। तो वैसे तो इतना सब कुछ अगर डेवलपमेंट हुआ है तो मैं समझती हूँ सब कुछ आसान हो जाना चाहिए था, इजी हो जाना चाहिए था। लेकिन जितना साइंस ने हमें साधन दिए हैं उसके सामने हमारे मन की स्थिति उतनी ही तीव्रता से नीचे जा रही है, और इसका कारण है कि हमने सीखा भी नहीं और सिखाया भी नहीं कि मुझे कितना किस साधन को यूज़ करना है। ब्रह्मा कुमारीज के फाउंडर
प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, हु वॉज द ज्वेलर, और साधारण ज्वेलर नहीं थे, बहुत बड़े नामी ग्रामी भारत देश के बहुत बड़े ज्वेलर थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने आत्मज्ञान कहो या ज्ञान को सही अर्थ में समझा कि व्हाट इज लाइफ, जो परमात्मा ने ज्ञान दिया उसको समझा कि मन को कैसे संयम में रखते हैं, इतना सब कुछ होते हुए भी उनके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी जिसको गिनती नहीं कर सकते, उन्होंने अपने पूरी लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया। सब कुछ होते हुए भी मुझे कितना उसको उस साधन, मतलब साधन और साधना का बैलेंस रखा। तो स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट समथिंग कि भाई बूढ़े होंगे तब करेंगे। आध्यात्मिकता ये चीज़ नहीं है कि हम उसको अलग से उसको करना पड़ता है, नहीं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, मन को संयम में रखना सिखाता है। कई बार लोग कहते हैं अरे ये तो मतलब अलग ही पंथ है, अलग ही चीज़ है, आध्यात्मिकता नहीं। दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या? स्पिरिट प्लस क्वालिटी। स्पिरिट मतलब आत्मा, क्वालिटीज़ मतलब वैल्यूज़। तो स्पिरिचुअलिटी आत्मा की क्वालिटीज़ को एनहेंस करना सिखाती है। तो ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ होते हुए भी साधना और साधनों का बैलेंस रखा, और यही रीज़न है कि आज इतना ब्रह्मा कुमारी इसका जो भी विस्तार हुआ है और लोग अपने जीवन में इतना एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। तो सब कुछ होते हुए भी मैं किसी भी साधन के अधीन नहीं होनी चाहिए। आजकल क्या होता है, बच्चों के हाथ में, बच्चों का छोड़ो हमारा ही लेते हैं, हमारे हाथ में मोबाइल नहीं है तो हमें लगता है कि ऑक्सीजन नहीं है ना। एक वीडियो आया था हमारे पास, उसमें देखा कुछ वाटरफॉल का वीडियो था, और उसमें वो सेल्फी लेने के लिए वो वाटरफॉल पे एक लड़की चढ़ी, सेल्फी ले रही है, और लेते लेते उसका मोबाइल गिर जाता है और चला जाता है। तो उसको इतना मतलब मोबाइल गया तो गया, बहन तू अपनी तो जान बचा, उसको देखने में वो भी गई। इतना हमें इन सब चीज़ों की आदत हो गई है, एंड दिस इज़ द रीज़न कि हमारा मन आज इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है। जितना कम कंटेंट था पहले बहुत ज़्यादा एजुकेशन में फील्ड नहीं थे, माँ बाप को पता नहीं होता था बच्चा किस कक्षा में पढ़ रहा है। मेरे मम्मी पापा मुझे कहते थे हमारे माँ बाप को नहीं पता होता था कि हम कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, बस बच्चा पढ़ रहा है, मज़े कर रहा है बस। और आजकल के पेरेंट्स को तो पता है किस कॉलेज में, किस स्कूल में एडमिशन देना है, सब कुछ हाई फाई प्रोवाइड कर रहे हैं। घर में उनको डिजिटल सारे उपकरण दे कर के ऑनलाइन एजुकेशन भी करा रहे हैं। लेकिन फिर भी बच्चे धीरे 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 किस दिशा में जा रहे हैं, जो आजकल हम देख रहे हैं इतने सारे सुसाइडल केस। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर क्या है? एक चीज़ ब्रह्मा कुमारी इसमें मुझे बहुत अच्छी सीखने को मिली, संग का रंग बहुत अच्छे से चढ़ता है। जिस संगति में आप ज़्यादा रहते हो उस चीज़ का प्रभाव हमारे ऊपर ज़्यादा पड़ता है। बच्चे जब स्टूडेंट लाइफ में है तो सबसे ज़्यादा समय कहाँ बिताते हैं? कहाँ बिताते हैं? स्कूल में बिताते हैं। सुबह से बच्चा निकलेगा, शाम तक आपके पास रहता है। तो सबसे पहला, सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा संग उनको किसका मिलता है? टीचर्स का मिलता है। तो उनके ऊपर जो भी कलर चढ़ रहा है, चाहे संस्कारों का, चाहे व्यवहार का, आपको देखकर। तो ब्रह्मा कुमारी इसमें एक बहुत अच्छी लाइन है, स्लोगन है, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक बार किसी स्कूल में जाना हुआ, ऐसे ही लेक्चर के लिए। तो जैसे मैं स्कूल में एंटर हुई तो एक बहन एक स्टूडेंट के साथ खड़ी थी, सारे अंदर जा रहे थे, उसमें एक बहन और उसको कुछ बता रही थी। तो मैंने देखा उनका जो कॉस्ट्यूम था विच वॉज नॉट प्रॉपर, तो मुझे लगा चलो घर का कोई है
जो इसको छोड़ने आया है बच्चे को। अंदर गई तो बहुत सारी ऐसी बहनें थी जो इस प्रकार का कॉस्ट्यूम पहन के, जो हमारी भारतीय संस्कृति को तो वो नहीं करता है। फिर जैसे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो सारे डायस पे बैठे हैं, तब पता चला ये तो यहाँ के टीचर्स हैं, शिक्षक हैं। तो उनको देखकर बच्चे क्या सीखते हैं? जो एजुकेशन वो यहाँ सीखने आते हैं स्कूल में, वो सिर्फ वो किताबें नहीं पढ़ते हैं, वो आपको पढ़ते हैं। हम क्या बोलते हैं, हम क्या पहनते हैं, हम कैसे व्यवहार करते हैं, ये सब पढ़ते हैं। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं कैसे रहूं, ताकि मेरा जो रोल है, एक डॉक्टर और एक टीचर, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक के हाथ में किसी का जीवन है और एक के हाथ में किसी के जीवन का पूरा आगे का भविष्य है। तो इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें से एक आज जूथ बैठा हुआ है। कई बार टीचर्स को देखा है, घर में कुछ क्योस हुआ है, गड़बड़ हुई है, घर में झगड़ा हुआ है, और उस क्रोध को लेकर वो स्कूल में आते हैं और वो सारा गुस्सा, स्टूडेंट बच्चा थोड़ी हमें कुछ सामने मारने वाला है, बोलने वाला है, तो सारा हमारा गुस्सा निकल जाता है उनके ऊपर। तो ये बहुत हो रहा था और उसके बाद गवर्नमेंट ने एक नियम निकाला। लेकिन अब थोड़ा सा और ज़्यादा रिस्की ये हो गया है कि अब टीचर डरते हैं स्टूडेंट से। तो ये भी तो ठीक नहीं है। तो हमारी स्कूल का जो वातावरण है वो ऐसा होना चाहिए, जो बच्चा, जो हम उनको बनाना चाहते हैं भविष्य के लिए, जो संस्कृति हमें पुनः स्थापित करनी है भारत के अंदर, मूल्यों को फिर से स्थापन करना है, तो सबसे पहले हम अपने अंदर वो चीज़ ले करके आए। आप में से कौन कौन है जो गुस्सा करता है? हाथ उठाओ, थोड़ा लंबा हाथ उठाओ। हाँ, आपको गुस्सा नहीं आता? बिल्कुल नहीं। इनके लिए ताली बजाओ। अच्छा बहन जी, मैं एक बात बताऊं, रोना भी गुस्सा करना है। और महिलाओं की बात जब पुरुष नहीं मानते ना, तो गुस्सा तो कर नहीं सकती, रोना शुरू। तो दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ क्रोध। तो उसको भी गुस्सा कहेंगे। हम सब गुस्सा करते हैं। बीइंग अ मेडिकल पर्सन, मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो गुस्सा है वो हमारे शरीर पे बहुत 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 ज़्यादा गलत इफ़ेक्ट देता है। तो थायराइड, ब्लड प्रेशर, कैंसर, जितनी भी बीमारियां आजकल हो रही है, वो सारी साइकोसोमेटिक बीमारियां हैं। सारी साइकोसोमेटिक बीमारियां हैं। मतलब ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, गुस्सा, इसकी वजह से हमारे शरीर में एकदम फटाफट चेंजेस आने लगते हैं। हमारा जब थॉट लेवल, जैसे हमने आगे ही बात की कि जो हम संकल्प करते हैं, उस संकल्प का असर हमारे शरीर पे पड़ता है। अगर हमने गुस्सा किया तो उस गुस्से की वजह से हमारे शरीर के एक एक कोश तक वो नेगेटिव, बहुत भयंकर इम्पैक्ट पड़ती है, बहुत खतरनाक उसकी असर होती है। और सिर्फ शरीर पे नहीं, लेकिन आप जहाँ जहाँ जाएंगे वो वाइब्रेशंस को कैरी करके जाते हो। तो कई बार देखा है कि कुछ लोग को देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है, वो हमेशा काम, कूल, पॉजिटिव रहते हैं, तो उनकी जो वाइब्रेशंस है वो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन हमारे जो गुस्सा करता है, जो हमेशा चिढ़ता रहता है, उसको कोई दूर से देखेगा कि सुबह सुबह इसका चेहरा कहाँ देख लिया। एनर्जी फील्ड है हमारे आसपास जो दिखती नहीं है। जैसे हम देवी देवताओं को देखते हैं, देवी देवताओं के आसपास एक वाइल्ड कलर का एनर्जी सर्कल दिखाते हैं, जो सिग्निफिकेंस है कि बहुत ज़्यादा एलिवेटेड एनर्जी है उनके अंदर, बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस हैं। आजकल वो स्लोगन है ना, गुड वाइब्स ओनली। मोबाइल के कवर्स निकले हैं, ऐसे ऐसा लिखा होता है। उससे लिखावट में नहीं होना चाहिए, जीवन में होना चाहिए। तो वो गुड वाइब्स ओनली कब आएगा? स्ट्रेस लेवल को कम करना है सबको। किस किस को गुस्सा ख़त्म करना है? अभी तो सबके पसीने से सारा चेहरा लदा हुआ है।
थोड़ा सा फ्री एक्सरसाइज करें? चलिए खड़े हो जाइए। कोई एक्सरसाइज कराने ऊपर आएगा? मैं एक बहुत प्यारा सा गीत आपके समक्ष रखने जा रही हूँ जो इसी के ऊपर है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, जिससे हमने आज तक अपनी खुशियों को दबाया है या खोया है। अब आधी उम्र तो निकल गई, अब तो बचा लें। हाँ, अभी तो बचा लें, मुस्कुराना है। ठीक है, पहले एक एक्सरसाइज करिए, 2 उंगलियां लेकर आइए, दोनों उंगलियों को अपने चेहरे के होठ के दोनों तरफ रखिए, उसको खींचे। अभी फिंगर्स नीचे, लेकिन चेहरा मुस्कुराता हुआ। टीचर का चेहरा ना गंभीर और ऐसे डरावना नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स को ऐसे लगना चाहिए जैसे दीदी ने बताया था ना शुरू में, रोजमेरी टीचर, देखना अच्छा लगता है। अब आप ऐसे गंभीर रहोगे, स्टूडेंट को कैसे मज़ा आएगा जिसके साथ पूरा दिन गुजारना है? तो फिर वो क्या करेगा? या तो झुटका खाएगा, सो जाएगा, या तो उबासियाँ लेता रहेगा, है ना। तो टीचर्स हमेशा खिले हुए चाहिए। तो ये गीत आप सबके लिए है, ठीक है। कोई आएगा एक्सरसाइज कराने? ऊपर आ जाइए प्लीज, कम। तो ये हम अलविदा ना कहना, आप सबको ये बताते हुए मैंने क्यों ये मुस्कुराहट की, खुशी की बात की, क्योंकि पता है आपके चेहरे से बच्चों के जीवन में खुशियाँ आती है। आपके व्यवहार से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। IIT की जो टॉप मैक्सिमम आई गेस 25 जितनी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उसमें नंबर 1 जो आता है वो खड़गपुर है ना। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि खड़गपुर की IIT में उन्होंने हैप्पीनेस कोर्स को अपने एजुकेशन में इंक्लूड किया है। तो बच्चा आता है और उनको स्पेशल ये एजुकेशन पढ़ाया जाता है हैप्पीनेस का, कैसे हैप्पीनेस हमारे जीवन में आए। क्योंकि जीवन यात्रा है, जो हमने सोचा है वो तो अचीव करना है, वो सिखाना है उनको, लेकिन उस यात्रा में खुश होकर उस यात्रा को जीना, वो हमें अपनी जीवन चरित्र से बच्चों को सिखाना है। इसलिए हमारे जीवन में, घरों में कोई ना कोई जो प्रॉब्लम्स चलती हैं, उस प्रॉब्लम्स को एटलीस्ट हम स्कूल के वातावरण में लाकर इंटेंगल नहीं करेंगे। और हमारे भी जीवन में जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसके लिए हमें विशेष क्या ध्यान देना है। तो सबसे पहला जो अभी बात की, दैट डिजिटल थिंग्स, उससे हमें अपने आप को थोड़ा सा दूर रखना है। जितना हो सके उतना इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्लीज़ 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 अपने आप को डिटैच करो। जितना उससे दूर रहोगे उतना आपको लगेगा बहन ने तो अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा है, पर मेरे पास थोड़ा सा कनेक्टेड है इसके साथ, इसलिए। अदरवाइज आई डोंट सी मोबाइल मच, बिकॉज इसमें ना पता नहीं चलता आपका कितना टाइम चला जाता है। आप एक बार खोलोगे, ये ऐसी रावण की नगरी है, सोने की लंका, जिसमें फिर ऐसे खो जाते हैं। हमारा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कैसे चला गया। और परमात्मा कहते हैं, जैसा सोचोगे, जैसा देखोगे, जैसा सुनोगे, वैसे बन जाओगे। और ये तो साइंस भी कहता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। इसलिए वही सोचना, वही देखना, वही पढ़ना व सुनना है जो हमें बनना है। अब हम थोड़ी ना ऐसा कोई रावण जैसा बनना तो चाहते नहीं हैं, तो रावण की चीज़ों को यूज़ करना नहीं है। ये सारी, मैं तो कहती हूँ, रावण की चीज़ें हैं। जो रावण मतलब क्या दिखाते हैं? 10 शीश दिखाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसके 10 सिर थे।
वो विकारों का प्रतीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो 5 विकार स्त्री के, 5 उपकार पुरुष के, मिलाकर 10 सिर। तो रावण ने, क्योंकि रावण राज्य चल रहा है, कलयुग मीन्स क्या, रावण का राज्य चल रहा है। राम मंदिर तो 22 जनवरी में हमने स्थापित कर दिया। राम जी की मूर्ति को बहुत भक्ति भाव से स्थापित की, लेकिन राम राज्य कौन लाएगा? कौन लाएगा? हमें लाना है ना। सिर्फ मंदिर स्थापित करने से तो परिवर्तन नहीं हो जाने वाला है। क्योंकि हमें वो जोन कंफर्टेबल लगता नहीं है, और उसका कारण पता है क्या है? परमात्मा बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं। परमात्मा सबसे पहला, आप अगर ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग शिविर करने आएंगे तो सबसे पहला लेसन जो सिखाया जाता है वो है मैं कौन। और मैं कौन की पहेली जिसने सॉल्व कर ली वो कभी डिस्टर्ब नहीं हो सकता लाइफ में। तो मैं कौन की परिभाषा में परमात्मा कहते हैं तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। तो जब प्रोग्राम की शुरुआत हुई हमारी दीदी ने कहा ओम शांति, कहा ना, इसका अर्थ क्या है? ओम शांति। ओम मीन्स अहम आत्मा, शांति मीन्स शांत स्वरूप। तो ये हमें रिमाइंड कराता है बार बार, दिस इज माई ओरिजिनल नेचर, है ना। जैसे प्रकृति का भी अपना एक ओरिजिनल नेचर होता है, फिर हम उसको पलट सलट के उसका नेचर बदलते हैं, कुछ बनाना होता है, बट ओरिजिनल नेचर कुछ और होता है। वैसे ही हम सभी मनुष्य आत्माओं का ओरिजिनल जो नेचर है, 7 प्रकार के ओरिजिनल नेचर है, 7 वर्च्यूज, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, सुख। ये 7, इसलिए हमने बचपन में कहीं ना कहीं सुना भी होगा, आत्मा जो होती है ना वो सतोगुनी होती है। सुना है ये बात? हाँ। तो ये किसी और का नेचर नहीं है, ये हमारा अपना नेचर है। इसलिए हमें शांति का वातावरण पसंद है, कंफर्टेबल लगता है। गुस्से के वातावरण में कोई भी व्यक्ति ज़्यादा समय नहीं रह सकता, नहीं रह सकता है। शांति चाहिए, क्योंकि दैट इज़ माई ओरिजिनल नेचर। तो मैं उसमें कंफर्टेबल फील करती हूँ, और जो चीज़ अपनी होती है उसमें कंफर्टेबल लगता है ना। आप भले पूरे विदेश की टूर करके आओ, लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, अफ्रीका जाओ, बड़े से बड़ी होटलों में रुको, लेकिन नींद अच्छी कहाँ आती है? अपने घर में। क्यों? वो अपना घर है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो झोंपड़ी है, चाहे उसमें एसी नहीं है, नो मैटर, लेकिन नींद हमें अपने स्थान पर आती है, बिकॉज दैट इज माई ओरिजिनल प्लेस। जस्ट लाइक दैट मुझ आत्मा का ओरिजिनल नेचर है शांति, और इसीलिए मुझे शांति के वातावरण में रहना पसंद है। तो हमें गुस्से के वातावरण को, पहले तो गुस्सा कम करने के लिए इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है, जो हमें उस दिशा में ले जाता है। क्योंकि ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा ये कारण है। आजकल जो भी कंटेंट दिए जा रहे हैं, चाहे वो टीवी में, चाहे मोबाइल्स में, अभी तो कितने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए। हाँ, मुझे तो नाम भी नहीं आता, एक आधा हॉटस्टार सुना है, पता नहीं और भी होंगे बहुत सारे। इतना सारा दरिया है उसका, आप खोलते जाएंगे, देखते जाएंगे, और मेजॉरिटी, इनफैक्ट चलो वो चीज़ छोड़ो, न्यूज़पेपर आपके घर में जो आता है वो कंटेंट, उसमें एक चीज़ अच्छी होती है, फ्रंट पेज ही सारा या तो क्रिटिसिज्म है, या तो कंपटीशन है, या कंपैरिजन है, या तो क्रिमिनल बातें होती है। तो अपने आप को ऐसे कोई भी प्रकार का कंटेंट जिसकी एनर्जी डिप्लीट है, जिसकी एनर्जी बहुत कम है, उससे अपने आप को दूर रखो। अगर आप चाहते हो आपके जीवन में शांति हो, आपके रिश्ते अच्छे हो, क्योंकि शांति तब होती है जब हमारे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। रिश्तों में गड़बड़, हम अशांत। इसलिए इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखो, और फिर उसके बाद अपने स्कूल को नो एंगर जोन डिक्लेयर करो। किस किस में ये हिम्मत है अपने स्कूल को नो एंगर जोन डिक्लेयर करने की? हाथ उठाइए। कर सकता है
कौन कौन कर सकता है? देखना, ऊपर से कैमरे में कैप्चर हो रहे हो आप, और जिसने हाथ उठाया उसके आसपास वाले देख रहे हैं। अगर गुस्सा किया स्कूल में तो तुरंत बोलेंगे अरे तुमने हाथ उठाया था। यहाँ से किसी ने हाथ नहीं उठाया? नो एंगर जोन ज़रूरी है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ना बच्चे गुस्सा करेंगे ना टीचर्स। प्लीज़ स्लाइड शो कीजिए। अब उसके लिए हमें जीवन में क्या इम्प्लीमेंट में लाना है? एंगर फ्री जोन। तो एंगर फ्री जोन के एक एक पहलू को हम देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले एंगर की परिभाषा प्लीज़ आप मोबाइल में ले लीजिए ताकि आपको हमेशा याद रहे कि मुझे कैसे जीना है। हमारी स्कूल्स को हमें एंगर फ्री जोन बनाना है। हाँ? सबसे पहला है ए मतलब एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? शुक्राना। जो भी चीज़ें हैं, मतलब अगर हमारे जीवन में हमें एंगर फ्री लाइफ जीनी है तो इतने सिर्फ प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करेंगे तो 100% गारंटी है कि आप हमेशा एंगर फ्री रहेंगे। तो सबसे पहला हम देखेंगे एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप में से किस किस के दांतों में कभी जीरा, कभी भुट्टा, कभी कोई रेसा फंसा है? पालक का पन्ना फंसता है ना? और जब वो हमारे दांतों में फंसता है तो हमारी फिर टंग सीधी नहीं रहती। क्या करती है? बार बार उसको निकालने की कोशिश करती है। अब 32 में से एक दांत में फंसा है, 31 दांत में नहीं है, उसका आनंद नहीं है। लेकिन वो जो दांत है जिसमें फंसा है बार बार जब तक, तो लाइफ में जो हमारी लाइफ है बहुत सारी चीज़ें हैं। भगवान का दिया हुआ अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, अच्छा मकान है, गाड़ी बंगला, रिश्ते हैं, सब कुछ है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन जो चीज़ मेरे पास नहीं है उस पर हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है, एंड दैट इज़ द रीज़न हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक कहानी याद आ रही है, क्योंकि टीचर्स हैं तो कहानियाँ तो सुनेंगे। एक बार एक कौवा उड़ता उड़ता जा रहा था, बड़ा दुखी था। शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा ये कहानी। और दुखी इसलिए था क्योंकि उसको ये लग रहा था मैं बहुत काला हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, कोई मेरी फ़ोटो नहीं खींचता। तो वो दुखी होकर जब वो उड़ता हुआ जा रहा था तब उसने देखा एक बहुत सुंदर पक्षी संग्रहालय था, और वहाँ एक छोटे से लेक के अंदर सफ़ेद हंस तैर रहा था। उसको देखकर कौवा जाता है हंस के पास और जाकर कहता है मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं काला, मुझे कोई पसंद नहीं करता, तुम तो कितने गोरे हो, कितने सुंदर हो, क्या करूँ मैं? हंस कहता है बात तो तुम्हारी सही है, काले तो हो, लेकिन जब से मैंने उस तोते को देखा है ना, मैं भी बड़ा दुखी हो गया हूँ। अच्छा, बोला क्यों? बोला देखो ना, उसके पास 2 कलर्स हैं, लोग तो उसको घर पे भी ले जाते हैं, और वो कितना मीठा मीठा बोलता है। तो कौवा फिर उड़ता उड़ता तोते के पास जाता है। तोते के पास जाकर उसने कहा मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं काला, तुम तो सचमुच बहुत अच्छे हो, मीठा मीठा बोलते हो, लोग तुम्हें घर ले जाते हैं, कितना पसंद करते हैं। तोते ने कहा बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन जब से मैंने उस मोर को देखा है ना, बड़ा दुखी हो गया हूँ मैं। बोला क्यों? बोले मोर को तो देखो कितने अच्छे अच्छे उसके पंख हैं, मल्टी कलर्स हैं, राष्ट्रीय पक्षी बना दिया है उसको, और कितना अच्छा नृत्य करता है, लोग आकर उसकी फ़ोटो खींचते हैं, वीडियो खींचते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसका जो पंख है वो देवता के मुकुट पे लगाया जाता है, कितना इम्पोर्टेंस है उसका, इसलिए मैं बड़ा दुखी हूँ।
तो ये कौवा उड़ता उड़ता फिर किसके पास जाएगा? मोर के पास गया। मोर के पास जाके कहता है, हे मोर, राष्ट्रीय पक्षी, तुम सच में बहुत सुंदर हो। मैं काला, मुझे कोई पसंद नहीं करता, लोग तुम्हारे पास दूर दूर से देखने आते हैं, हाँ, सेल्फीज लेने आते हैं, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। तब मोर ने पता है क्या कहा? मोर ने कहा, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन हे कौवे, इस पूरे पक्षी संग्रहालय में एक ही ऐसा पक्षी है जो हवा में उड़ रहा है, आजाद है, वो तुम हो। हम सारे तो कैद है, उसका तो आनंद लो। हाँ? तो जीवन में बहुत सी चीजें हमारे पास है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड की भावना, शुक्राना करते जाओ। सुबह उठते पहला संकल्प, शुक्रिया परमात्मा, आज नए दिन के लिए। कर सकते हैं? आप जितनी बार शुक्राना करेंगे, आपके जीवन में चेंज होती जाएगी, पूरी एनर्जी चेंज होती जाती है। एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना, गिर गए, शुक्रिया। परमात्मा कहते हैं अकल्याण आपको दिखता है अकल्याण है, लेकिन उसमें भी आपका कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि ये सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी घटनाएं घट रही हैं, हर एक के साथ न्याय हो रहा है। प्रकृति का लॉ है, किसी के भी साथ अन्याय हो नहीं सकता। सब अपने अपने कर्म के हिसाब से भाग्य प्राप्त कर रहे हैं। तो हर चीज़ के लिए मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए। और एक और चीज़ मैं बताती हूँ। एक बार एक बहुत नामी ग्रामी व्यक्ति जो पोइट है, इनफैक्ट वो अभी भी है, और उन्होंने उनकी जो पूरी ज़िंदगी की जो कमाई कहे या मतलब पूरी ज़िंदगी उन्होंने जो रचनाएं बनाई थी, उस रचना को इंटरनेशनल लेवल पे सिलेक्ट किया गया और उनको इंटरनेशनल लेवल पर अवार्ड मिलने वाला था। तो ही वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड कि मैं जाऊंगा अमेरिका और वहाँ मुझे सम्मानित किया जाएगा, अवार्ड मिलेगा, मेरी पूरी ज़िंदगी की जो मेहनत है वो रंग लाएगी। और कुछ दिन के बाद ही उनकी फ़्लाइट थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके साथ ऐसी घटना घटती हैं, रोड एक्सीडेंट में उनके दोनों पैर कट जाते हैं और इसकी वजह से एडमिट होना पड़ता है। और अब तो उनका जाना संभव नहीं है, वो ट्रैवल कर नहीं सकते। ही वॉज वेरी वेरी डिप्रेस्ड, क्योंकि पूरी ज़िंदगी की जो मेहनत है ना, उसका वो फल प्राप्त होने वाला था। इतने सालों से उन्होंने जो रचनाएं रची, उसको वहाँ पे दिखाया जाने वाला था, अवार्ड मिलने वाला था। तो ज़िंदगी के लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल क्षण था उनके लिए, और ऐसा हो जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो उस समय वो थोड़े बहुत हमारे आश्रम के टच में थे, तो आश्रम की एक बहन कुछ प्रसाद लेकर के, गुलदस्ता लेकर के, है ना, सिंपथाइज़ करने के लिए उनसे मिलने हॉस्पिटल जाती हैं और कहती हैं कि आप चिंता मत करो भाई जी, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। वो ऑलरेडी डिस्टर्ब था, उनके लिए तो अच्छा वो सोच रहे थे नहीं है। और जैसे ही वो दीदी ने ऐसा कहा कि जो होता है अच्छे के लिए, वो और गुस्सा हो गया। तो वो जो गुलदस्ता लाए थे वो भी फेंक दिया। उन्होंने देखा नहीं कि ये कौन है, इतना डिसरिस्पेक्ट किया और बोला आप प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, आपको नहीं पता है मैंने क्या खोया है। बहन जी तो चली जाती है सहज भाव से। उनकी वाइफ बाहर आके माफ़ी मांगती कि सॉरी वो थोड़े डिस्टर्ब है ना, इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, कोई बात नहीं। वो दिन आता है जिस दिन उनको जाना था, सुबह से बड़े ही दुखी हैं। शाम को जब न्यूज़ चैनल खोलते हैं तो न्यूज़ में आ रहा है जिस फ्लाइट से वो जाने वाले थे वो फ्लाइट क्रैश हो गई। जितने भी यात्री उसमें यात्रा कर रहे थे उन सारों की डेथ हो गई। तब उनको बहन जी की बात याद आती है कि जीवन में जो कुछ भी है या हो रहा है सब कुछ अच्छा है, अच्छे के लिए हो रहा है। और ये उनकी बात नहीं, हर एक आत्मा के साथ जो भी कुछ घट रहा है, जो भी उसमें सब आ गया, वो सब कुछ उसके कल्याण के लिए हो रहा है। इसलिए जीवन में हमारे पास जो है उसके लिए कौन सी भावना रखनी है, कहाँ गया स्लाइड,
एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, शुक्राना करते चलो। आपको कोई नफरत करता है, आपके साथ गलत व्यवहार करता है, तो भी शुक्रिया। अगर वो हमारे साथ गलत करते नहीं तो हम झुकना सीखते नहीं, हमारा अभिमान टूटता नहीं। तो वो लोग हमें सहन करना सिखाते हैं, हमारी सहन शक्ति बढ़ाते हैं, शुक्रिया। तो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट, एन फॉर नो टू बैड मूड। परिस्थिति तो आती जाती रहती है, लेकिन अपने मूड को फ्लक्चुएट नहीं करना है। फ्लक्चुएट वो होता है जिसके अंदर शक्ति नहीं होती। नहीं तो कैसी भी परिस्थिति में अपने आप को निखारना जानते हैं। एक बार एक गर्ल थोड़ी डिस्टर्ब थी, जो उसको चाहिए था वो मिला नहीं, मूड ऑफ था। तो उसके पिताजी उसको किचन में ले गए और किचन में जाकर के 3 पात्र रखे गैस के ऊपर, तीनों में पानी रखा, एक साथ गैस ऑन किया, एक पात्र के अंदर आलू डाला, एक पात्र के अंदर अंडे डाले और एक पात्र के अंदर कॉफ़ी बीन्स जो आते हैं दाने, वो डाला। वो बेटी ऑलरेडी डिमोटिवेटेड थी, थोड़ी दुखी थी, उसका मूड नहीं था। वो बोली क्या कर रहे हो आप, मेरा मूड नहीं है, मुझे जाने दो। बोले नहीं, 5 मिनट खड़ी रहो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, कुछ सिखाना चाहता हूँ। 5 मिनट वेट किया, उसके बाद गैस को ऑफ कर दिया और उसके बाद जो तीनों पात्र में तीनों चीज़ें थी, तो सबसे पहले उन्होंने निकाला आलू। बोला ये आलू अपने हाथ में लो। बोले क्या करना है आलू को मुझे? बोले लो तो उसने आलू हाथ में लिया, तो जैसे हाथ में लिया वो मैश हो गया। बोला अंडा हाथ में लो। अंडा हाथ में लिया तो उसने देखा कि अंदर का जो लिक्विड था वो कड़क हो गया। और फिर वो कॉफ़ी बीन्स थी, उसको निकाला कप में, छान के जो कॉफ़ी बनी थी उसको निकाला और बोला इसको देखो। जैसे उसने कप को ऐसे अपने पास लेकर आई, उसकी जो सुगंध थी, उस सुगंध से उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। तो क्या सिखाया? आलू जो सख्त था, परिस्थिति आई, कमज़ोर हो गया। अंडा जो कोमल था अंदर से, परिस्थिति आई, तपा, स्ट्रांग हो गया। तो एक जना ऐसा था जो परिस्थिति आने पर टूट गया, एक जना ऐसा था जिसने अपने आप को स्ट्रांग बनाया। लेकिन कॉफ़ी ने उससे भी अलग बात कर ली। उसने क्या किया? पूरे पानी को ही बदल दिया, अपने में कर लिया। वो पूरे पानी को अपने रंग में ढाल दिया और कॉफ़ी बन गई। मतलब उसके हिसाब से परिस्थिति चेंज हो गई। तो ये 3 प्रकार के एटीट्यूड्स हैं। तो परिस्थिति कोई भी है, उस परिस्थिति में मुझे अपने मन की स्थिति को कैसे चलाना है वो मेरी चॉइस है। हमेशा कोई भी बात आती है, हमारे पास 2 चॉइस होती है, एवरी टाइम 2 चॉइस। या तो आप उसको बहुत प्यार से शांति से हैंडल करो, या तो डिस्टर्ब होकर गुस्सा करके हैंडल करो। सही तरीका कौन सा है? शांति वाला, प्यार से। ठीक है, जैसे अभी बहुत प्यार से शांति से गर्मी होते हुए भी आप मुझे सुन रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और आधा घंटा आपको ये गर्मी को सहन करना है, लेकिन कुछ सीखेंगे, कुछ शेयर करेंगे, कुछ खेलेंगे। तो मैं जो कह रही थी आपको कि कॉफ़ी जिसने परिस्थिति को अपने हिसाब से बदल दिया, वो चीज़ हमें अपने आप में धारण करनी है। परिस्थिति हमें नहीं बदलनी चाहिए। मतलब मूड हमारा, उसके ऊपर तो हमारा, हम कहते हैं ना, रिमोट कंट्रोल सामने वाले के हाथ में दे दिया तो हम उस हिसाब से हमारे मूड को स्विंग करते हैं। उसके बाद जो है, गो अहेड फॉर द सॉल्यूशन। तो जैसे हमने पहली एक्सरसाइज की, हम ज़्यादातर, हमारी आदत क्या होती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो हम प्रॉब्लम की चर्चा ज़्यादा करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम की चर्चा नहीं करनी है, सॉल्यूशन पे काम करो। समाधान जो हो गया, ख़त्म, फुल स्टॉप। अब इसमें हम अच्छा क्या कर सकते हैं? मतलब हर चीज़ को एलिवेटेड तरीके से आप करो। सोचना भी एलिवेट, डिस्कशन भी एलिवेटेड,
अरे हाय हाय ये हो गया, हाय हाय वो हो गया, नहीं। अगेन वो हमारी एनर्जी क्या करता है, डिप्लीट करता है। तो अपनी एनर्जी लेवल को हाई करने के लिए, एंगर फ्री होने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है। गो अहेड फॉर सॉल्यूशंस। स्कूल्स में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम्स के अंदर हमें सॉल्यूशंस पे काम करना है। नेक्स्ट इज एम्पैथी। एम्पैथी मतलब एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंड ईच अदर। जब हम एक दूसरे को समझते नहीं ना, तभी हमें गुस्सा आता है। आप में से कितने हैं जो शादीशुदा है? मेजॉरिटी। कई बार शादी के 40 साल बीत जाने के बाद भी हस्बैंड वाइफ से और वाइफ हस्बैंड से कहते हैं 40 साल हो गए अभी तक मैं आपको नहीं समझ पाई। होता है। आजकल तो छोटी छोटी रिलेशनशिप टूटने का कारण भी यही है। 5 दिन रिलेशनशिप रही, 6ठे दिन ब्रेकअप। क्यों? मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ उसको। I don't understand. Empathy means try to understand their संस्कार्स। अगर मुझे पता है सामने हिमालय खड़ा है और मैं चलती रहूं जाके, तो दर्द किसको होएगा? तो एम्पैथी का मतलब है हम जिनके साथ पूरा दिन रहते हैं, जिसके साथ जीते हैं, उनके स्वभाव और संस्कार को जान करके उनके साथ डील करना, मतलब समझ लेना कि वो कैसे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बात होती है और फिर लास्ट में कहते हैं मुझे पता था तुम गुस्सा हो जाओगे। जब पता था तो बात क्यों बोली बहन? जब मुझे पता है इस बात से उसको प्रॉब्लम होने वाली, फिर भी हम बोलते हैं। सो दिस इज़ नॉट एम्पैथी। जब मुझे पता है इस बात से उसको प्रॉब्लम हो रहा है या हो सकता है, मुझे वो बात रखनी ही नहीं है, ये है एम्पैथी। तो एंगर फ्री रहने के लिए ये गुण बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को समझना। और ये गुण नहीं होने का कारण से ही आज लोग सब मेले में है फिर भी अकेला फील कर रहे हैं। सब एक साथ परिवार में रहते हैं फिर भी सोचते हैं कि मुझे कोई समझता नहीं है। घर में सिर्फ एक जना भी हो ना जो इस गुण को अपना ले, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी। बहुत सारे लोग सुसाइड करने से बच जाएंगे, क्योंकि उसको ये विश्वास होगा कि ये मुझे समझेगा। एम्पैथी, समझो एक दूसरे को। समझो आप गाड़ी लेकर जा रहे हो रास्ते पर, ठीक है, और आगे वाली जो गाड़ी है धीरे धीरे धीरे, हम परेशान, अरे ये कितना हॉर्न बजा रहे, फिर आगे जा ही नहीं रही है, रोक दिया है। गुस्सा आता है उस समय। एक तो हमें जल्दी पहुंचना है और ये आगे बढ़ नहीं रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, गुस्सा आ जाता है। और फिर ज़्यादा गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं, गाड़ी से उतर के उसको डांटने के लिए भी निकल जाते हैं। समझो आप उतरे गाड़ी से और आप उसकी गाड़ी की ओर आगे बढ़ रहे हैं उसको डांटने के लिए गुस्से में, और उस समय अचानक से आपका ध्यान जाए कि उस गाड़ी के पीछे के ग्लास पर हैंडीकैप का एक स्टिकर लगा हुआ है, क्या आप उसको डांटेंगे? क्यों? क्यों? क्योंकि बेचारा हैंडीकैप है, इसलिए शायद वो स्लो है, उसकी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए वो ऐसे चल रहा है या रुक गया है। हम तुरंत वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाएंगे। भाई और बहनों, हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही। हमें नहीं पता क्योंकि उनके माथे पर स्टिकर्स नहीं है कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, किसी के चेहरे पर स्टिकर्स नहीं लगे हुए हैं। इसलिए प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, जब भी आप किसी से बात करते हैं बहुत प्यार से कीजिए। और आजकल तो हमें पता नहीं कि आज मैं आपसे मिल रही हूँ, इसके दूसरे क्षण मैं रही भी या नहीं, तो कहीं अफसोस ना रह जाए ज़िंदगी भर कि लास्ट में मैंने जो उनसे बात की थी वो बात का वाइब्रेशन ठीक नहीं था या हमारा बातचीत ठीक से नहीं हुआ। एम्पैथी, एक दूसरे को समझने की ताकत को बढ़ानी है,
तो हम एंगर फ्री रह सकते हैं। उसके बाद जो है रेजिलियंस, मतलब पावर्स को बढ़ाना। जब प्रतिरोधक शक्ति मतलब आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है तो बाहर की परिस्थिति का कोई असर नहीं होता हमारे ऊपर, है ना। कुछ भी चल रहा है लेकिन आंतरिक शक्ति अगर मेरी है तो उस परिस्थिति की इफ़ेक्ट मुझ पर नहीं आएगी। जैसे कोविड के पीरियड में कुछ ऐसे लोग थे जिसके लंग्स 80 to 90% कोलैप्स हो गए थे और बचने की कोई आश नहीं थी। और कुछ लोग ऐसे थे जिसको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ सर्दी बुखार खांसी था, मतलब 10-20% ही अफेक्टेड थे। दोनों ही हॉस्पिटलाइज तो होते थे, लेकिन जो हमने देखा है ये कि 80-90% भी कोलैप्स वाली अगर अंदर से ये विल पावर होता था कि मुझे जीना है, वो जी गए। और जो थोड़ा सा ही इन्फेक्शन था और जो डर गए वो चले गए। सो दिस इज द विल पावर, आत्मिक शक्ति। परिस्थिति कैसी भी है, शरीर में बीमारी कैसी भी है, लेकिन वो बीमारी के अधीन नहीं हूं मैं। आई एम द मास्टर, आई एम द मास्टर ऑफ द बॉडी। और ये प्रकृति की भी रचना जो परमात्मा ने की है, परमात्मा कहते हैं आप भी प्रकृति जीत आत्माएं हो। पहले सुना है कि पहले के ज़माने में, सालों पुराना बात है ये, कि ऋषि मुनि चाहते थे कि बारिश आए तो उनके सिर्फ संकल्प शक्ति से बारिश आ जाती थी। सुना है ये बात? स्वामी विवेकानंद की बात। स्वामी विवेकानंद ने एक संकल्प शक्ति के आधार पर एक दरार बना दी थी वो शिला में, पता है ना ये बात? सिर्फ संकल्प शक्ति से। जहाँ आंतरिक शक्ति हायर होती है वहाँ बाहर की परिस्थिति कोई भी है मैटर नहीं करती है। और तब बाहर भले कैसी भी चीज सिचुएशन है, उस सिचुएशन के हिसाब से मैं आत्मा अपनी शांति की स्थिति को स्टेबल रख सकती हूँ। सो दैट इज रेजिलियंस। नाउ F फॉर फ्री फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स किस किस को आते हैं? ओके, मेजॉरिटी आते हैं, क्योंकि हमने अपने मन को सोचना सिखाया नहीं, ना हमारे टीचर्स ने हमें सोचना सिखाया है। आपको पता है, बच्चा अगर गिर जाए, छोटा सा बच्चा जो चलना सीख रहा है, हमारे घर में ही आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, वो चलते चलते जब गिर जाता है तो अगर आप उसको अटेंशन नहीं देंगे तो वो नहीं रोएगा। लेकिन जैसे ओलू लू 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 मेरा बच्चू जैसे ऐसे करने जाएंगे ना, वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू करेगा। एक्सपीरियंस किया है ये बात? हाँ, इधर भी यही चीज़ करनी है। कुछ चीज़ आई, मन कहेगा अरे ये क्या हो गया, मन को उस चीज़ को फ्री फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स, मतलब वो चीज़ आती है, मन बार बार कहता है ऐसा क्यों हुआ, उसको बोल देना है कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। एक ज़िंदगी इतनी बड़ी ज़िंदगी है, वैसे छोटी ज़िंदगी है लेकिन ज़िंदगी है, बहुत सारी बातें आती हैं, एक एक बात में अगर स्टक हो जाएंगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो उस पर ध्यान नहीं देना। जो इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, जैसे वो बेबी गिर गया, तो ऐसे हमारे भी कुछ सपने क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो सपने गिर जाते हैं तो उस पर ध्यान नहीं देना है, आगे के लिए मेहनत शुरू करनी है, नहीं तो वहीं स्टक हो जाएंगे, मूव फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे। उसके बाद है रेनफोर्सिंग पॉजिटिविटी, मतलब हमेशा हर चीज़ में पॉजिटिव देखना, हर घटना में सकारात्मकता को ढूंढने की कोशिश करना। चाहे कैसे भी चीज़ घटी है लेकिन उसमें हम कुछ अच्छा देख सकते हैं, चॉइस हमारी है। कोई भी बात, जैसे वो आपने देखा होगा, वो बहुत घिसा पिटा हुआ एग्जाम्पल है पर फिर भी शेयर करूँगी। ग्लास पानी से भरा हुआ है आधा, तो किसी के लिए वो भरा हुआ है आधा, किसी के लिए वो आधा
खाली है, तो वो नज़रिया है। तो हर चीज़ के अंदर हमें सकारात्मकता देखनी है। बच्चा भी है ना, आपके स्टूडेंट्स भी हैं, हर स्टूडेंट्स के अंदर विशेषताएं देखो। सो क्लासेस के अंदर ये बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, टीचर्स उसको डांटते हैं, उसने कोई गड़बड़ कर दी ना, सबके सामने डांटते हैं। आपको पता है उसी एज में वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो देता है बेचारा। अगर उसको आपको कुछ सिखाना भी है तो उसको साइड में प्यार से आराम से सिखाओ। शिक्षा देने का तरीका बदलना होगा। अगर हमारे कैंपस को हमें एंगर फ्री जोन करना है, डिप्रेशन फ्री करना है, टेंशन फ्री करना है, तो हमारा सिखाने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। मेजॉरिटी टीचर्स ये करते हैं, सबके सामने उसको डांटते हैं, क्लास के सामने डांटते हैं, कोई गलती की उसको डांटते हैं। कभी भी नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन करते हैं। टीचर्स को अपने जीवन से 3 सी हमेशा के लिए ख़त्म करना है। कौन से 3 सी? सबसे पहला कंपैरिजन, ठीक है। दूसरा कंपटीशन, कंपैरिजन कभी नहीं करना। एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हर एक की अपनी अपनी यूनिकनेस है, हर एक अपने आप में कोई विशेष है। सूरज रात को आएगा तो हमें नींद नहीं आ सकती है, तो उसका स्थान दिन में ही है। चंदा रात में ही चाहिए, दिन में नहीं चाहिए। दिन में हमें काम करने हैं तो हमें रोशनी चाहिए, तो उस समय सूरज की ज़रूरत है। तो कंपैरिजन नहीं कर सकते सूरज और चंदा की। इसी प्रकार क्लास के हर बच्चे में अलग अलग विशेषताएं हैं। नेवर कंपेयर एनीबडी। अपने बच्चों की भी कंपैरिजन नहीं करना कभी घर में, बहुत गलत है। उस हर एक आत्मा के अंदर यूनिकनेस है, तो ये देखो कि उसके अंदर विशेषता क्या है, और उस विशेषता को देखकर सबके सामने उसकी विशेषता बोलो। ये है शिक्षण का सही तरीका। उसको ऊपर उठाना है हमें। हम क्या करते, तुम्हें तो आता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, तुम ऐसा हो वैसा हो। ऑलरेडी उसकी घटी हुई एनर्जी थी, और बोल बोल के ब्लेसिंग दे दे करके और ही घटा दिया। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्दों में भी ताकत है। एक बार 2 बच्चे गांव में खेलते 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 गांव की सीमा के बाहर चले गए और एक कुएं के पास खेल रहे थे। और खेलते खेलते उस 2 बच्चे, वो दोनों भाई थे, एक 7 साल का बच्चा था, एक 12 साल का बच्चा था। और खेल खेल में जो 12 साल का बच्चा था वो कुएं के अंदर गिर जाता है। अब वहाँ तो आसपास कोई नहीं है, गांव की सीमा के बाहर है, और किसी को बुलाने भी कैसे जाए, डर लग रहा है, क्योंकि बड़ों ने मना किया था गांव के बाहर नहीं जाना खेलने, इसलिए डर भी है, किसी को बोलना भी नहीं। तो वो 7 साल का बच्चा क्या करता है, हिम्मत करता है, रस्सी डालता है अंदर, खींचने की कोशिश करता है, कोशिश करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और अंततः वो अपना बड़ा भाई जो गिरा हुआ है उसको बहुत मेहनत से बाहर निकालता है। फिर वो गांव में वापस अंदर आते हैं, बड़ों को कहते हैं आज ऐसा हुआ, और मैंने, मतलब छोटे भाई कहता है, वो छोटू कहता है मैंने बड़े भाई को बचाया। तो सब उसके ऊपर हंसने लगते, कुएं से बाहर तू निकालेगा, 7 साल का बच्चा कभी निकाल सकता है? कोई उसकी बात नहीं मानता। फिर गांव में रात को पंचायत बैठती है ना, तो एक बुजुर्ग जो सरपंच थे उन तक ये बात पहुंचती है। तो वो कहते हैं चाहे सारे इस बात से सहमत ना हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो 7 साल का बच्चा है उसने ज़रूर बचाया होगा इसको, क्योंकि सब समझ रहे थे ये बस ऐसे बड़ाई कर रहा है अपनी। ऐसा हो नहीं सकता कि इतने गहरे कुएं से वो अपने से बड़ी उम्र वाले बच्चे को बाहर निकल सकता है। तो बुजुर्ग भाई ने बोला कि 100% इसने निकाला होगा। सबने बोला आपको इतना विश्वास क्यों है इसके ऊपर? तो बताएं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा वहाँ इस बच्चे को ऐसा कोई कहने वाला नहीं था कि ये तू नहीं कर सकता। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो स्कूल में टीचर्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
हम अपने स्टूडेंट को कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम ये नहीं कर सकते। हमें पता है उसकी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या बात है, तुम कर सकते हो, बस इतना ही कहना है। उसके अंदर वो ताकत आएगी, वो प्रयास करेगा, वो शक्ति, विल पावर से वो जीत लेगा उस चीज़ को। ये काम है टीचर का। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज नहीं करना कभी भी। तो सी फॉर कंपैरिजन नहीं करना, सी फॉर क्रिटिसाइज नहीं करना। क्रिटिसिज्म टीचर्स के बीच भी होती है, और कंपटीशन भी टीचर्स के बीच होती है कि नहीं होती है? होती है। अब मुझे उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस लेवल की होती है, क्योंकि सभी अनुभवी बैठे हैं। तो इन 3 सी को हमें अपने जीवन से निकाल देना है। नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन। आप पता है हमारे कंपटीशन का संस्कार इतना दृढ़ हो गया है कि हम रोड पे जब ड्राइव करते हैं ना, किसी और ने अगर आगे ले ली गाड़ी, नहीं चलेगा, उसको जाने ही नहीं देंगे आगे, करते हैं ना ऐसा। सी द संस्कार, इतनी दृढ़ संस्कार हमारे अंदर ये बन गया है, किसी को आगे जाने नहीं देना। और ये संस्कार टीचर्स में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बच्चों ने सीख लिया तो बड़े होकर वो गैम्बलर कुछ और बन जाएंगे, जो हम नहीं बनाना चाहते हैं। ठीक है? तो कंपटीशन नहीं। आप जा रहे हो गाड़ी में, रास्ते में, आसपास की सीनरी को देखते हुए अच्छे से एंजॉय करते हुए जाओ। क्या उस कंपटीशन के चक्कर में पड़ना है? वो रास्ते का सुख नहीं ले पाएंगे आप, उस जर्नी का सुख नहीं ले पाएंगे। तो अगर जीवन यात्रा की जर्नी को सुखद रीति से पास करना है, खुशी खुशी से, तो फिर कंपटीशन नहीं करेंगे। एंड द लास्ट, एम्पावरिंग वन सेल्फ। एम्पावरमेंट, अपने आप को भी एम्पावर करते रहना है बीच बीच में, और स्टूडेंट्स को भी एम्पावर करते रहना है। जैसे हमने अभी उसका थोड़ा सा डिस्कशन किया कि हर स्टूडेंट्स के अंदर उनकी विशेषताओं को लेकर उनको आगे बढ़ाना। तो एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक क्षेत्र था और वहाँ एक छोटा सा बच्चा, उसका बचपन से ये सपना था कि मुझे रेसलिंग में बहुत आगे नंबर लेना है। वो जो कुश्ती होती है ना, उसमें उसको इंटरेस्ट था इसमें। तो रेसलिंग क्षेत्र में उसको आगे जाने की बहुत इच्छा थी, तो उसको सीखना था रेसलिंग। परंतु उसके साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसी घटना घटती हैं, एक्सीडेंट में उसका एक हाथ कट जाता है। अब रेसलिंग के लिए तो किसकी ज़रूरत है? हाथ की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी उसके अंदर से जो वो इच्छा थी कि मुझे सीखना है, वो जाता है उस कोच के पास, उसके जो क्षेत्र में सिखाया जा रहा था, और वो कोच बहुत नामी ग्रामी कोच था। वो जाके कहता है, गुरुजी मुझे रेसलिंग सीखनी है। तो ये सुन के पहले तो जो दूसरे सीख रहे थे वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं कि भाई रेसलिंग के लिए तो, कुश्ती के लिए तो हाथ की ज़रूरत होती है, तुम्हारे पास तो एक हाथ है नहीं, क्या सोच के सीखने आ गए। तो वो गुरु जो कोच होता है वो भी कहता है, बेटा ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, वापस चले जाओ। लेकिन बच्चा हार नहीं मानता। बच्चा कहता है, नहीं मुझे तो सीखना ही है, मेरा सपना है। पूरा दिन जिद करके बैठा रहता है वहाँ कोचिंग के पास। शाम को कोच भी हार जाता है उसकी इस बात के सामने, चलो ठीक है कल से आना। शुरू हो जाती है उसकी ट्रेनिंग, कोचिंग। पहला दाव सिखाया जाता है, एक हाथ का जो उसके पास है, तो एक दाव उसको सिखाते हैं। और वो दाव एक दिन सिखाया, वही सेम दाव की प्रैक्टिस उसको दूसरे दिन, तीसरे दिन, हफ्ता हो गया, महीना हो गया, और दूसरे लोगों को तो दूसरे दूसरे दाव सिखाए जा रहे थे, लेकिन इसको तो वही दाव की प्रैक्टिस कराई जा रही है, कोई दूसरा कुछ एक्शन सिखाई ही नहीं जा रही। तो इसको बड़ा अजीब लग रहा था और अच्छा भी नहीं लग रहा था कि कोच सबको अलग अलग दाव सिखा रहे हैं, मुझे एक ही दाव पिछले 1-2 महीने से सिखाए जा रहे हैं। ऐसे 3 महीने 6 महीने हो गए, उसको वही एक दाव की प्रैक्टिस कराते रहे। लेकिन उसको ये था, अगर मैं बोलूँगा तो मुझे यहाँ आने भी नहीं देंगे, इसलिए जो है जैसा है प्रैक्टिस करता रहूँगा। तो वो एक ही दाव की 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहा था।
अब न्यूज़पेपर के अंदर आता है नेशनल लेवल की रेसलिंग की कंपटीशन का फॉर्म, और हर इंस्टीट्यूट से हर कोच अपने अपने जो ब्रिलियंट होते हैं रेसलर्स उसको भेजते हैं। तो यहाँ का जो कोच था उसने किसी और को ना भेज करके इसका नाम डाल दिया, जो अपेक्षा नहीं थी। सबको बहुत आश्चर्य हुआ कि इसको तो अभी 6 महीने से है, एक ही दाव सिखाया गया है और कुछ सिखाया भी नहीं है। नेशनल लेवल की जो चैंपियनशिप है, कंपटीशन है, इसके लिए इसका नाम क्यों डाल दिया? पर फिर भी अब कोच है, उसके सामने कौन बोलेगा? इस बच्चे को भी बड़ा आश्चर्य लगता है, भाई मेरे को तो कुछ सिखाया नहीं है, मैं क्या जाके करूँगा, मैं तो पहले ही दफ़े आउट हो जाऊँगा। तो जैसे ही नेशनल लेवल की कंपटीशंस में क्या होता है, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल खेली जाती है, फिर स्टेट लेवल खेलते हैं, फिर सेमीफाइनल होता है और फिर फाइनल होता है। तो उसकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो हुई रेसलिंग, उसमें वो जीत जाता है। पता नहीं कैसे जीत जाता है, उसको भी बड़ा आश्चर्य। फिर आती है स्टेट लेवल की कंपटीशन, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, हर राज्य से बहुत बलवान रेसलर्स। स्टेट लेवल की जब कंपटीशन होती है उसमें भी वो जीत जाता है। बड़ा आश्चर्य की बात है, एक ही दाव आता है, एक ही हाथ है, रेसलिंग जैसी कंपटीशन में कैसे वो जीत जा रहा है। अब सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंच गया है, फिनाले हैं, पूरे देश का ऐसा एक धुरंधर सामने खड़ा है जो आज तक पिछले 10 सालों से टॉप करते आया है। कोई आशा नहीं है उसके सामने जीतने की, पर फिर भी फिनाले शुरू होता है, विदिन 5 मिनट्स फिनिश हो जाता है। ये बच्चा नेशनल लेवल की चैंपियनशिप जीतता है और कंपटीशन जीत जाता है। बड़ी अद्भुत बात है ये। इतने धुरंधर जो सालों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतने सारे दांव सीखे हैं, इतने शक्तिशाली हैं, फिर भी इस बच्चे के सामने जो सिर्फ 6 महीने से सीख रहा है, एक ही दाव सीख रहा है, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसके पास एक हाथ तो है ही नहीं, कैसे जीत रहा है फिर वो? तो ये सबके अंदर आश्चर्य की बात थी। बच्चे को भी बड़ा जानना था ये। तो जैसे ही जीतता है वो जाकर सबसे पहले अपने कोच के पास जाता है और कहता है, मैं कैसे जीता नेशनल लेवल तक, हाउ इज इट पॉसिबल? तब अब ध्यान से सुनना इस बात को। कोच ने कहा, बच्चे तुम्हें जो मैंने दाव सिखाया था, क्योंकि तुम्हारे पास तो एक ही हाथ है, और उस दाव को मात मारने के लिए सामने वाले खिलाड़ी को तुम्हारा दूसरा हाथ पकड़ना बहुत जरूरी है, जो तुम्हारे पास है ही नहीं। तो तुम जीत गए। ये काम है आप टीचर्स का, हम सब टीचर्स का। सामने वाला कैसा भी है, लेकिन उसकी कमजोरी को विशेषता में जो बदल के दिखाए, वो है सक्सेसफुल टीचर। और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं उस विद्यालय और उस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ जिसका शिक्षक स्वयं भगवान है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और सचमुच इस संसार का सर्वश्रेष्ठ और परम शिक्षक परमात्मा है, जो हम सबको राजयोग की शिक्षा के माध्यम से हमें सही जीवन जीना, श्रेष्ठ जीवन जीना सिखाते हैं। आप सब ऐसा जीवन जीना चाहेंगे? चाहेंगे? डोंट वरी, आपको सफ़ेद कपड़े नहीं पहनने हैं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ना है। बस जीवन ऐसा जीना है, इतिहास बन जाए। और एक शिक्षक, आप जैसे शिक्षक जो बहुत सारों का जीवन बनाते हैं, बहुत सारे लोगों के करियर के निर्माता हैं आप। आपके चरित्र को देखकर बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो कितनी बड़ी हमारे ऊपर जिम्मेवारी है। जैसे एक कैमरा होता है ना,
जब कैमरा हमारे सामने आ जाता है तो हम तुरंत स्माइल करते हैं, चाल चलन प्रॉपर ढंग से चलते हैं। आप 24 घंटे कैमरे में हो, 24 घंटे कैमरे में हो। शिक्षक है ही ऐसा प्रोफेशन, क्योंकि स्कूल में मेजॉरिटी टाइम आप पूरा दिन रहते हो, तो आपको देखकर बच्चे सीख रहे हैं और घर में आपके बच्चे आपको देखकर सीख रहे हैं। इसलिए प्लीज़ जितना भी अभी हमारे पास टाइम है जीवन का, उसको इतना प्यार से श्रेष्ठ बनाए। और उसका आधार एकमात्र है, और ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ क्योंकि मैं खुद अनुभवी हूँ, और वो है राजयोग। आप में से किस किस भाई बहनों ने राजयोग सीखा है? हाथ उठाइए। अच्छा, आप सबने नहीं सीखा। जिन्होंने भी, मैं नम्र अनुरोध करती हूँ आपसे, मेरी आप सबसे प्रार्थना है, क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन के लिए राजयोग सीखना अति 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 आवश्यक है। कहीं ऐसा ना हो अभी आपके सामने ऑफ़र रखी जा रही है सीखने की, फिर वो हमारी मजबूरी बन जाए और हमें मजबूरन जाके सीखना पड़े। क्योंकि आने वाला समय ना सिर्फ धर्म के हिसाब से, लेकिन साइंस के हिसाब से भी बहुत कठिन आ रहा है। एस्ट्रोलॉजी भी बहुत कुछ सिखा रही है, बता रही हैं। 2024 के बाद का समय प्रकृति के अंदर बहुत हलचल हो रही है। कभी सुना था कि समंदर में बाढ़ आएगी? समंदर में कभी बाढ़ नहीं आ सकती, जो सबको समाता है वो कैसे। लेकिन सुनामी हुई, दुबई का सुना, और बहुत सारी जगहों पर अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हो रही हैं। कहाँ पता था उन माँ बापों को कि हमने तो बच्चों को 2 घंटे के लिए खेलने सिर्फ भेजा है, और उस खेल में वहाँ आग लग जाएगी और वो बच्चा मेरे पास वापस नहीं आएगा। पता था उन माँ बाप को? लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी से प्यार करो। अपने से तो प्यार है ना? प्यार है कि नहीं है? तो अगर प्यार है तो अपने आप को संभालो। और संभालना मतलब सिर्फ फिजिकल केयर करना नहीं है, सबसे पहले केयर करना है अपने मन की केयर करना। कोई डिस्टर्ब होता है तो हम उसको बार बार कहते हैं ना, ठीक हो, मूड ठीक है। और जब तक उसका मूड ठीक नहीं होता ना, हम उसके साथ रहते हैं। जब तक वो मुस्कुराएगा नहीं, हम उसको कंपनी देते हैं। तो दिन में कई बार हमारा भी मन डिस्टर्ब होता है। कभी अपने से बात की कि भाई क्यों डिस्टर्ब हो? अच्छा ये बात थी, चलो छोड़ो, कुछ भी नहीं है, आगे बहुत ज़िंदगी है, आगे बढ़ो। हम अपने से बात नहीं करते हैं। तो अपने साथ टाइम स्पेंड करना। और दूसरा इम्पोर्टेंट है, जो हमारे हर कर्म का साक्षी है, सदा का साथी है, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना बहुत आवश्यक है। और अगर ये होगा तो आपकी लाइफ भी एंगर फ्री हो जाएगी और स्कूल भी एंगर फ्री हो जाएगी। तो करना है ना ऐसे? किस किस को करना है? बहुत अच्छा। मैं आज के इस सेशन को एक लास्ट गीत के साथ फिनिश करूंगी, बट आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू सिंग विथ मी। यू रेडी? आप सब गाएंगे? खड़े हो जाइए। ओके, रेडी? थैंक यू सो मच। प्लीज 1 मिनट एक साथ बोलेंगे। आई लव माई लाइफ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई फैमिली, आई लव माई सोसाइटी, आई लव माई प्रोफेशन, आई लव माई कम्युनिटी, I love my nation.
I love my world family. And lastly, I love you, God. Thank you so much, God. Om Shanti. बहुत 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 दिल से फिर से दामिनी बहन का हम सभी जोरदार करतल ध्वनि से शुक्रिया करेंगे। बहुत बहुत दिल से आपको शुक्रिया, अभिनंदन। बस लगता था सुनते ही रहे, सुनते ही रहे, सुनते ही रहे, लगता था ना। सुना, बहुत अच्छा भी लगा, कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाई। मन को कैसे काम करना है, शांत करना है, कैसे एंगर फ्री बनना है, कैसे 3 सी को अपने जीवन से विदाई देनी है, तो उसकी विधि उन्होंने ही हमें बहुत अच्छी तरह सुनाई। संग का रंग, संग का रंग जरूर लगता है। आज एक दिन तो हम यहाँ आए और मुझे लगता है आप सभी रंग में रंग ही गए, पर प्रतिदिन इस रंग में रंगे, इस संग में रहे तो अवश्य मूल्यों का रंग हमारे जीवन में रंग ही जाएगा। उन्होंने जो बताया राजयोग मेडिटेशन कोर्स,